Instant Vision Technical Academy। उसके बाद सर यहाँ से ऑनलाइन भी पढ़े थे काफ़ी। हमने 2022 का भी लिया, 2023 का भी लिया था बैच और 2024 का भी लिया था मेंस का बैच। सर क्लासरूम में पढ़े थे तो क्लासरूम का जो भी नोट्स थे मेंस का बैच था वो लिए थे, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी क्योंकि उसमें सर तो उससे सर बहुत हेल्प मिली थी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी पढ़ाए थे, बहुत ज़्यादा डीप में भी पढ़ाए थे और एक क्वेश्चन मतलब सर क्या ही बताएं बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। मुझे सबसे ज़्यादा उसी से मिली है, मुझे पता है। पढ़ने में मज़ा भी आता है सर जब लेवल हाई रहता है ना। मेरा ऐसा है कि सर टेक्निकल मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है बाकी, लेकिन अब की बार ज़्यादा प्रेशर भी था कि किसी भी तरह कुछ भी हो जाए करना ही निकालना ही। पहले अटेम्प्ट नहीं करते थे, मतलब आता नहीं था तो अटेम्प्ट भी नहीं करते थे, 20 अटेम्प्ट करते थे। अब की बार 35 से ज़्यादा जो मेंस तक गए हैं वो पढ़ने में किसी से कम नहीं है, मुझसे भी शायद कम नहीं है, ज़्यादा ही है, ऐसा नहीं है। बस पेपर देते रहें, तैयारी करते रहें, हो जाएगा। तो एसएससी जी 2024 में एक्सीलेंट सिविल इंजीनियरिंग में इस बार 80 से ज़्यादा बच्चे सफल हुए हैं। उसमें से एक हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रत्युष मौर्य, जिन्होंने बहुत विषम परिस्थिति में आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए इस एग्ज़ाम को पास किया। सबसे पहले एक्सीलेंट परिवार की तरफ से प्रत्युष मौर्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। प्रत्युष, आपका जो जर्नी है वाकई बहुत इंस्पायरिंग है, इसलिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्या है कि आर्थिक जो आपकी जो कमियां होती हैं वो बहुत प्रभावित करती हैं पढ़ाई लिखाई में, और उस बीच में आप वहां तक गए। सबसे पहले आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि जो भी आपका पढ़ाई लिखाई है, शुरुआती जो स्कूलिंग है वो कहाँ से हुई है? सर हम जो है 10th तक जो है अपने यहाँ से पढ़े थे, अपने घर से। घर से मतलब कहाँ पे? गाँव सर फतेहपुर हमारा है और मतलब अम्बेडकर नगर में पड़ता है। अम्बेडकर नगर रहने वाले हैं आप? हाँ। तो पढ़ाई कहाँ से किए थे आपने? पढ़ाई सर अपने घर से ही किए थे, 10th तक किए थे। कहाँ घर? अम्बेडकर नगर से ही? हाँ, गाँव स्कूल से पढ़े थे? गाँव से ही पढ़े थे। ठीक है, गाँव से ही पढ़े थे। और जो है जबरजंग नाम है स्कूल का हमारे, जब काफ़ी अच्छा स्कूल है। अच्छा। और वहाँ के टीचर को बताया आप सफल हो गए? नहीं सर, मिलने नहीं गए अभी नहीं गए वहाँ पे। अच्छा अभी सर किसी को नहीं बताया है। अच्छा। हाँ। तो वहाँ से पढ़े हैं। उसके बाद फिर जो है हम वहाँ से डिप्लोमा करने चले गए। डिप्लोमा हम सर किए हैं अयोध्या पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या से। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या से? जी सर। तो 10th करने के बाद आप डिप्लोमा किए हो? हाँ सर, 10th करने के बाद वहाँ से आपने कोचिंग ज्वाइन किया? हाँ, तो उसके बाद फिर जो है यहाँ एक्सीलेंट में आए थे 2020 में। कोचिंग ज्वाइन की है 2020-21, लगभग 1.5 साल पढ़े थे यहाँ पे एक्सीलेंट में। उसके बाद सर यहाँ से ऑनलाइन भी पढ़े थे काफ़ी। और हमने 2022 का भी लिया, 2023 का भी लिया था बैच और 2024 का भी लिया था मेंस का बैच। तो उससे सब पढ़े थे काफ़ी। कितना बेनिफिट रहा आपको एग्जाम के लिए एक्सीलेंट में जो कोचिंग क्लास की? सर कोचिंग क्लास का तो सर बेनिफिट था ही, और हमको जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है मेंस का जो दिए थे सर, मेंस का जो बैच लिए थे उससे सर बहुत हुआ था बेनिफिट। मेंस वाली बैच ऑनलाइन लिए थे? ऑनलाइन लिए थे जो, उससे 2023 वाला लिए थे उसमें तो हमारा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी उससे बहुत ज़्यादा मिला था। उसके बाद फिर 2024 में भी लिए थे बैच, तो इसमें तो हुआ है काफ़ी। अपने परिवार के बारे में बताइए। सर हम घर के अकेले हैं और पापा नहीं हैं, चाचा हैं जो सब कुछ देखते हैं। और एक बहन है छोटी हमसे 3 साल की, और एक और बहन है वो छोटी है, लगभग 5 साल की है इस टाइम। और घर पे जो है मेनली सब किसानी चलती है, खेती वेती करते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, आपके मन में कैसा है? घर में सब लोग किसानी का काम करते हैं, आपके मन में ये कैसे आया कि मुझे गवर्नमेंट में जाना है? आप किसानी नहीं की है, फिर आपके मन में ये कहीं ना कहीं कोई प्रेरणा तो होगी? घर पे जो है कोई किसान है तो मौर्य सब, लेकिन कोई किसानी करता नहीं था। सब लोग जो है दिल्ली रहते थे पहले, तो आदत नहीं थी किसानी करने की। लेकिन अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक मजबूरी भी बन गया उसके कोरोना के बाद, तो सब उसी में करने लगे। मम्मी की भी आदत नहीं थी और चाचा की भी आदत नहीं थी, पापा की भी नहीं थी, किसी की नहीं थी किसानी की। इनके पिताजी दिल्ली में नौकरी करते थे और पूरी परिवार दिल्ली में सेटल थी। 2007 में डेथ हुई थी? 2012 से दिल्ली से। पापा का डेथ कब हुआ था? 2013 में। 2013 में पिताजी के डेथ होने के बाद पूरे परिवार को गाँव आना पड़ा, जिसके कारण ये किसान ही लोग नहीं थे और उसके कारण मजबूरी में सबको किसानी करना पड़ा, पूरे परिवार को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। इससे ही पढ़ाई बहुत प्रभावित हुआ। तो इस विषम परिस्थिति में इन्होंने अपना हौसला बनाए रखा कि नहीं, हमको इस चीज़ से निकलना है, और उन्होंने उस हौसले को बनाए रखा। और आज जब हमारी बात हो रही थी इनसे, तो इनकी जो छोटी बहन है ना, बोले सब पढ़ने में बहुत तेज़ है, लेकिन पैसे का अभाव में वो हम पढ़ नहीं पा रही है।
कि हमको ये जॉब बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और कि हमको यही है कि मेरी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है लेकिन उसको वो माहौल नहीं मिल रहा है और हमको उसको पढ़ाना है। तो ये जो जज्बा है, यही जज्बा आपको प्रेरणा बनता है आपके लिए। और माता जी का भी तबीयत ख़राब रहता है तो पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं करा पा रहे, तो है कि जॉब मिला है तो इस बात का है कि इनकी पहले जिम्मेवारी है कि भाई माता जी का अच्छे से इलाज करवाना है, बहन को पढ़ाना है। तो ये जो जज्बा है, यही जज्बा इनको यहाँ दिलाते। मैं बार बार बस बात को कहता हूँ कि आपकी हमारी ज़िंदगी में जो भी कमियाँ होती हैं, वो कमियाँ पे हमें रोना नहीं होता है, उसी को हमें अपने स्ट्रेंथ बनाना पड़ता है। उसका जितना ज़्यादा उदाहरण आपके सामने है, उन्होंने इन सारी समस्याओं को अपना स्ट्रेंथ बनाया और उसको हमेशा उस इमोशंस को अपने अंदर जिंदा रखा और आज वो सफल होकर आए। अच्छा, आप इस तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे और आप बता रहे हो कि माता जी का इलाज अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बहन भी नहीं पढ़ पा रही है, तो आप जब यहाँ पढ़ते थे तो सहयोग कैसे होता था? कुछ ना इतना आप लगातार 2 साल 3 साल यहाँ पढ़े हो, तो कुछ समस्या आई थी आर्थिक, तो इसमें कौन आपको मदद किया है? आर्थिक समस्या बहुत आती थी और घर पे जो है मेरे यहाँ जो है जितने भी रिश्तेदार हैं जो है मामा वगैरह हैं, मौसी हैं, बड़ी मौसी हैं, मौसी वगैरह रहती हैं, हरियाणा वगैरह रहती हैं। वैसे तो मेरे जितने भी मौसा हैं, मतलब मेरे पूरे नात रिश्तेदार में दूर दूर तक लगभग जो खास है, कोई कहीं भी कोई किसी का भी सरकारी जॉब वगैरह नहीं है। सारे मौसा, कोई मौसा मैकेनिक है, कोई मौसा एक मौसा है जो है मुंबई रहते हैं, वो ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, खुद का भी चलाते हैं और खरीद के दिए हैं चलाने को भी। ऐसे मतलब कोई है वैसा नहीं है, सब जो है अपना वैसा ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी सारे लोग हेल्प करते हैं, सारे लोग सहयोग करते हैं। मामा है, मामा भी, किसी का वैसा वो नहीं है कि कोई 50,000 60,000 है, कोई सरकारी नौकरी कर कमा रहा है, सब वही कमा रहे हैं इसी तरह अपना चलाने को, लेकिन सारे लोग हेल्प करते हैं। मेरे एक मामा हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट में जब आए थे तो उस टाइम जो है पैसे नहीं थे यहाँ पे एडमिशन कराने के। अच्छा। तो उस टाइम जो है मेरे एक मामा हैं, उन्होंने पैसे दिया था मतलब एडमिशन कराने। तो सारे लोग आज बहुत खुश होंगे कि हम लोग इस सब सपोर्ट किया। सब लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। हाँ। सब बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया। उनकी खुशी देख के ही हम भी खुश रहते हैं बहुत। तो आपको ये नौकरी की बहुत जिम्मेवारी महसूस हो रहा होगा ना अभी? सब क्या नौकरी के बाद क्या आपका मेन क्या मोटो कि नौकरी करेंगे तो क्या करना है आपको सबसे पहले सर कि सबका घर पे तबीयत सही करना है थोड़ा सा, और जो काम का ओवरबर्डन है उसको कम करना है। जो भी है घर पे जो है गाय, मतलब पैसे के अभाव में जो अच्छे इलाज नहीं होते, अच्छे इलाज करवाओगे। घर पे गाय वगैरह भी है और वो सब भी काम रहता है, खेती का भी, उसका उस सब को जो है थोड़ा सा कम करना है कि मतलब उतना मेहनत ना करना पड़े जितना भी हो रहा है। बाकी जो है मेहनत से ही तबीयत खराब भी हो रहा है, और तबीयत कितना भी दवाई कराएंगे जो है अगर मेहनत उतना ही रहेगा तो सही नहीं होगा। मम्मी का पैर दर्द करता है तो उसके वही सब करना है सर, सबसे पहले तो वही करना है। जब आप यहाँ कोचिंग कर रहे थे, क्लासरूम में पढ़ रहे थे, तो वो सब चीज़ें तो आपको प्रभावित करती थी सर? बहुत करती थी। यहाँ पे कैसे मैनेज करते थे सर? जो है हम यहाँ पे हों या फिर अभी भी जहाँ पे रह रहे हैं, मेरा ऐसा रहता है कि जो है बिना घर जाए मेरा काम नहीं चलता। मतलब 2 महीने, 1 से 1.5 महीने, 2 महीने में एक बार घर जाना पड़ता है, चाहे 2 दिन के लिए ही जाए। नहीं जाते हैं, फिर अगर नहीं जाते हैं फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाती, मतलब मन ही नहीं लगता। मतलब आपको घर का भी सारा व्यवस्था देखना पड़ता, पढ़ाई भी करना पड़ता। हाँ। कैसे मैनेज करते थे? पढ़ाई प्रभावित तो होती होगी, क्लासरूम छूटते होंगे। हाँ सर, होती थी, जरूर होती थी। छूट जाता था, जो है लेक्चर छूट जाते थे, उसके बाद फिर हमको करना पड़ता था, ऑनलाइन देखना पड़ता था। एक्सीडेंट का ये भी था कि ऑनलाइन हो गया था उस टाइम। तो आपको जो चीज़ छूट जाती है आप ऑनलाइन से पढ़ लेते थे? ऑनलाइन हो गया तो उसमें से देख लेते थे। और बाकी टीचर वगैरह ऐसा पढ़ाते थे मेनली कि जो है पहली बार में ही आ जाता था हमको, मैक्सिमम चीज़ें पहली बार में आ जाती थी, और कुछ चीज़ें रहती थी तो वो तो बाद में हो जाता था, उसको सॉल्व कर लेते थे। बाकी मैक्सिमम चीज़ें तो एक बार में भी कंफर्म हो जाती है। इस एग्ज़ाम में जो SSC 2024 एग्ज़ाम है, जो SSC एग्ज़ाम कराती है कि और स्टेट में तो डिप्लोमा केवल एग्ज़ाम देता है। हाँ। इसमें बीटेक के बच्चे बैठते हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के बच्चे, IIT के बच्चे बैठते हैं। तो आपको जो पढ़ाया गया था, आपको लगता है कि हाँ उस पढ़ाई से, उसके अलावा और कुछ आपने क्या किया था पढ़ाई में, जो क्लासरूम के अलावा और क्या क्या एफर्ट लगाया था आपने? सर क्लासरूम में पढ़े थे तो क्लासरूम का जो भी नोट्स थे वो काफ़ी थे, बहुत थे, लेकिन जो है हम बताएं ना सर, जो मेंस का बैच था वो लिए थे, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, क्योंकि उसमें सर एक सर हैं जो सर्वे पढ़ाते हैं, और आप हैं, आप पढ़ाए थे। हाँ, सर्वे उसमें पढ़ाते थे, बलवीर सर। हाँ। और आप पढ़ाए थे उसमें, RCC पढ़ाए थे जी, आपकी बार वाले में।
तो उससे सर बहुत हेल्प मिली थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी पढ़ाए थे, बहुत ज़्यादा डीप में भी पढ़ाए थे, और एक एक क्वेश्चन मतलब सर क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी मुझे, सबसे ज़्यादा उसी से मिली है, मुझे पता है। बस बाकी जो लेवल थोड़ा हाई किया गया तो लेवल हाई था सर, हाँ। पढ़ने में मज़ा भी आता है सर जब लेवल हाई रहता है ना। हाँ। मेरा ऐसा है कि सर टेक्निकल मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बाकी नॉन टेक्निकल थोड़ा सा मेरा वीक है। मेरा 2022 में दिए थे तो उसमें नॉन टेक्निकल में जीएस में 8 नंबर थे मेरे, 2023 में 12 नंबर थे। अब की बार किसी तरह थोड़ा बहुत जो है 22 नंबर थे किसी तरह। क्या ऐसा कर दिया कि 22 नंबर आ गए नॉन टेक में, कि कुछ अलग पढ़े किया थे सर, नहीं पढ़े थे, अब की बार हो? पढ़े भी पहले थे, पढ़ते नहीं थे। नहीं पहले भी पढ़ते थे, हाँ। लेकिन अब की बार ज़्यादा प्रेशर भी था कि किसी भी तरह कुछ भी हो जाए, करना ही निकालना ही है, तो अब की बार पढ़े भी थे काफ़ी, और थोड़ा उसमें किस्मत भी था। अच्छा, जो मतलब सर पहले अटेम्प्ट नहीं करते थे, मतलब आता नहीं था तो अटेम्प्ट भी नहीं करते थे, 20 अटेम्प्ट करते थे, अब की बार 35 से ज़्यादा अटेम्प्ट। जो बच्चे हमारे अभी कोचिंग कर रहे हैं, या जो बच्चे असफल हो गए हैं, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? आपने अनुभव से क्या सीखा, क्या फोकस करना चाहिए कि हम और बेहतर जल्दी कर पाएँ, जल्दी सर मुझे इतना तो पता है कि जो मेंस तक गए हैं वो पढ़ने में किसी से कम नहीं है, मुझसे भी शायद कम नहीं है, ज़्यादा ही है, ऐसा नहीं है। उसमें जो है कुछ क्वेश्चन कभी कभी ऐसे होते हैं जो हमको आते हैं, पढ़ लेते हैं लास्ट टाइम में, और किसी को नहीं आता है। बाकी पढ़ने में अगर जो मेंस तक गया, मुझे इतना लगता है कि सारे पढ़ने में अच्छे हैं, बस पेपर देते रहें, तैयारी करते रहें, हो जाएगा उनका कभी ना कभी। जो बच्चे हमारे अभी डिप्लोमा करके कॉलेज से आए हुए हैं, कोचिंग कर रहे हैं अभी, तो उनको किन बातों पे फोकस करना चाहिए? अभी बहुत बच्चों में डिस्ट्रैक्शन होता है ना कई चीज़ों को लेकर, बहुत डिस्ट्रैक्शन, कई लोगों को विश्वास नहीं होता है, पता नहीं होगा नहीं होगा, तो आपका क्या कहना है? आप भी डिप्लोमा करके आए थे, तो उन बच्चों को क्या कहो, क्या फोकस करना चाहिए उनको, क्या स्ट्रेटजी लेके चलना चाहिए अभी से? डिस्ट्रैक्शन सर बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल से, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन तो मोबाइल ही है। तो मैं भी तो वही चलाता हूँ मोबाइल ही, लेकिन मैं खुद मैनेज नहीं कर पाया। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो ये कहेंगे कि मोबाइल जितना दूर हो सके उतना दूर रखो, उससे बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बहुत वेस्ट होता है टाइम मैनेजमेंट आपको करना है तो मोबाइल से दूर रही है। हाँ, अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो आप मोबाइल से दूर रहिए, अपने आप टाइम मैनेज हो जाए सर। आपका सर आप भी बताते थे उस टाइम योगा करने का, अगर वो सब करते हैं तो फिर वैसे भी जो है काफ़ी चीज़ें सही हो जाती हैं अपने आप। तो मतलब पढ़ाई बच्चा कर रहा है, पढ़ाई के साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहिए, स्पेसिफिक रखिए कि कितने समय देना है, और नोटिफिकेशन हमेशा ऑफ रखिए। माइंड में ऐसा हो जाता है कि नोटिफिकेशन आया तो तुरंत मोबाइल देखने को मन करता है, ऐसा हो जाता है, हमारे साथ भी हुआ है, बहुत दिन तक हुआ। चलिए, आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी आपके जो सपने हैं वो पूरे हों, और आपने जो आपने जो चीज़ों को आपने जूझे हो, जो परिवार में समस्याएं हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सारे समस्याओं को निदान करोगे और आपके परिवार में खुशहाली हो और आप हमेशा सफल रहें।